अरे यार, वही तो मैं सोच रहा था कि ये रेसलमेनिया पास आ ही गई है और ऐसी कोई ऊंच नीच गड़बड़ वाला मामला क्यों नहीं हुआ। तो भैया सैड न्यूज़ पता चली है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन डर्ट शीट्स अब इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि एक ऐसी इंजरी इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में हो गई है जिसकी वजह से एक रेसलमेनिया का मैच जो कि प्लान्ड था, अब उसको हटाना पड़ेगा, उसमें चेंज करना पड़ेगा। और देखो, इसके बारे में 1% भी कहीं से भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये किस मैच के बारे में बात हो रही है, किस सुपरस्टार के बारे में बात हो रही है, ये मैच किस लेवल का है। देखो, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन यार, अब ये देख के एकदम से डर तो लग रहा है यार, पता नहीं किस मैच के बारे में बात हो रही होगी। बट ये मेरा सिर्फ एक गैस करना है, मैं हो सकता है पूरा गलत भी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बड़े मैच से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े मैच से रिलेटेड होता तो कहीं ना कहीं फिर पहले उस मैच के रेफरेंस में ये बोला जाता है। ऐसा नहीं होता शायद कि कोई इंजरी हो गई है। तो ऐसा सिर्फ मेरा मानना है। देखो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। होपफुली जो भी है, अगर सही में इसमें कुछ हो नहीं रहा तो भाई हम यही होप कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़े लेवल के मैच के अंदर, वैसे तो किसी मैच के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं यार, सिचुएशन ऐसी बन गई है। और रेसलमेनिया के आसपास ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऊपर नीचे करे। और वैसे लास्ट ईयर के देखोगे तो ऊपर नीचे क्या, पूरी इधर की उधर डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना रेसलमेनिया करना पड़ गया था। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। अब ये मुंबई भ्रमण की वजह से पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे था, अब जो है वो सब हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अब कल से आपको बिल्कुल स्मैकडाउन के साथ रेगुलर जैसी वीडियोस आती हैं वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। अब रेसलमेनिया के लिए अपनी जो कुर्सी की पेटियां हैं उसको काफी तेजी से और ज्यादा बांध लीजिए। और सबसे पहले रेसलमेनिया के मैचेस की बात आपको बता देता हूं। तो रेसल वोट्स ने रिपोर्ट किया है कि कौन सी नाइट पर कौन से मैचेस होने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, नाइट 1 में ऑब्वियसली मेन इवेंट तो वही है जो हमको पता है, लेकिन बाकी जो मैचेस हैं उसमें जे ऊसो वर्सेस गुंथर है। और अब डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद इसको शो के ओपनिंग में डालना चाहिए। केविन ओवंस वर्सेस रैंडी ओर्टन और शार्लेट फेयर एंड टिफनी स्ट्रैटन, ये भी मैच नाइट 1 पर होगा अकॉर्डिंग टू रेसल वोट्स। और नाइट 2 के मैचेस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेन इवेंट कोडी रोड्स और जॉन सीना वाला है। और बाकी साथ साथ जो मैच है वो है बियांका ब्लेयर वर्सेस इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली, और उसके साथ साथ एजे स्टाइल्स एंड वर्सेस लोगन पॉल। और अब ऐसा ये देख के लग रहा है, अच्छा अब तो मैच कार्ड भी पता है कौन सा मैच कौन से नाइट को होगा, उसके बारे में कुछ अंदर से बातें पता चल रही है। तो अब सही में बहुत पास आ चुके हैं रेसलमेनिया के। अभी आप बोलोगे तो 20 दिन के बाद रेसलमेनिया के दोनों नाइट्स खत्म हो चुकी होंगी। तो हम इतना ज़्यादा पास आ चुके हैं। कुछ अगर इसके बारे में कहना चाहो तो आप कह सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप बिल्कुल कह सकते हो वो हवा में महसूस किया जा सकता है कि रेसलमेनिया अब जो है बहुत ज़्यादा पास आ गई है। भाई ट्विटर पे तो यार मैं क्या बोलूँ, कुछ अलग ही लेवल की भसड़ चलती रहती है। तो ये ट्रांस डे ऑफ विजिबिलिटी मना रहे थे लोग, ठीक है, जो इंटरनेशनल डे होता है, तो उस पर चेल्सी ग्रीन ने कुछ कोट करते हुए रिप्लाई किया कि थोड़ा सा वो उस चीज़ को जो है अपना भी सपोर्ट दे रही है। तो एक बंदे ने वहाँ पर रिप्लाई किया कि अच्छा अगर ऐसा है तो अगर रोमन रेंस कल को उठे और वो बोले कि वो एक मर्द नहीं वो एक औरत है, तो क्या तुम ओके हो गए उसके साथ बाथरूम शेयर करने के लिए? या ऐसे करके उन्होंने ना पता नहीं कुछ बड़े ही उल्टे सीधे शब्दों के साथ लिखा कि वहाँ पे आपको पता है थोड़ा अलग ही हिसाब किताब चलता है ट्रांस का, जेंडर इक्वालिटी का, ये सारी चीज़ें। और वो हर एक देश के हिसाब से काफ़ी अलग अलग सीन होता है, लोग किस तरीके से अपने जो पुरानी रूट हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे फिर चेल्सी ग्रीन ने उसको रिप्लाई किया कि अरे भाई, बताती हूँ मैं तुझे कि मेरे भी फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं, और मैंने लॉकर रूम के साथ साथ बाथरूम्स को भी शेयर किया हुआ है। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये इसमें रोमन रेंस को बीच में कहाँ से डाल दिया गया। बट येस, चेल्सी ग्रीन को इस बात के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो भाई, अपने लिए स्टैंड लेना तो उनको आता है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको कि यार कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, ये बता रहा हूँ कि ट्विटर से जितना हो आप दूर रहो। किसी ज़माने में जब हम भी एक्टिव थे तो हम वही कलेश करने के लिए वहाँ पर एक्टिव थे, जो कि शायद मैंने आज पहली बार ओपनली बोल भी दिया। आपको याद होगा समोआ जो और ब्रॉक लेसनर की फ्यूड के बारे में, जो कि आई थिंक 2016 17 16 आई थिंक 16 में ये चल रही थी बहुत ज़्यादा। और उसमें समोआ जो को देख के कैसा लगता था भाई कि ये बंदा क्या है, ये ब्रॉक, मतलब ऑब्वियसली उनका जो इंडी बैकग्राउंड है, जो बाकी प्रमोशंस के अंदर भी उन्होंने काम किया हुआ है, तो काफ़ी एक जाना पहचाना वो नेम था। लेकिन ये समोआ जो और ब्रॉक लेसनर की जो स्टोरी है, वहाँ से एक अलग ही वो ऑरा जो है वो समोआ जो का बन गया था। तो समोआ जो ने उसके पीछे की कहानी बताई, वो ये कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर को मेरे प्रोमोज बहुत ज़्यादा पसंद थे, और सबसे उनको अच्छी बात मेरे अंदर ये लगती थी कि जो केओटिक एनर्जी वो फील कर पाते थे, कि भाई माहौल काफ़ी ज़्यादा टेंस है, एयर में उस चीज़ को फील किया जा सकता था, ऐसा समोआ जो बोलते हैं। इसी वजह से जो है विंस मैकमैन भी उनको इतना ज़्यादा पसंद करते थे। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने समोआ जो कहीं ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर, आई थिंक ये था उस पीएलई का नेम, जिसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। तो ये समोआ जो थोड़ी सी अंदर की बात बता रहे थे। वैसे समोआ जो को डब्ल्यूडब्ल्यू ने अगर जितवाया होता शायद उसमें ब्रॉक लेसनर के सामने, तो फिर समोआ जो आज कुछ अलग ही होता। बट खैर जो भी है, उसके बाद से तो काफ़ी डायरेक्शन समोआ जो की भी अलग हो गई थी। वो याद है मुझे रोमन रेंस और समोआ जो का मैच, अब वो कहाँ पे था, बैकलैश में था। वह लिटरली मेन इवेंट से लोग उठ के जा रहे हैं यार। उस जमाने से हम डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहे हैं और अब देखो कहाँ, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू किधर है अब। लास्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर सेथ रॉलिंस और रॉक की भी दुश्मनी थी, और उसके बाद ही हमने वो जो है टैग टीम मैच भी देखा था। बट जेन्युइनली सेथ रॉलिंस क्या सोचते हैं रॉक के बारे में, वो कुछ कहते हैं भैया वो बहुत ही ग्रेट बॉस है। मैं ये भी बोलूंगा कि चलो रिंग में तो हमारे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन
लेकिन वो बंदा सही में काफ़ी अच्छा है, वो बहुत काइंड किस्म का आदमी है, ऐसा सेथ रॉलिंस रॉक के बारे में कह रहे हैं। तो ये अब बहुत सारे लोग ना इसको वो भी बोलेंगे, जिसको हम बिल्कुल टिपिकल अपने स्लैंग भाषाएं बोले हिंदी की, तो चाटुकारिता की। अच्छा अपना बॉस है तो इसकी तारीफें कर रहे हैं, बट सेथ रॉलिंस वैसे झिझकते नहीं है बातें बोलने से। तो वैसे रिंग के बाहर तो भाई देखो इनका याराना काफ़ी अच्छा है, बाकी रिंग के अंदर ऐसा नहीं। और मैं तो बोलूँगा सेथ रॉलिंस यार अभी भी बदला तुम थोड़ा और अच्छी तरीके से पूरा लो, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में जो तुम्हारे साथ हुआ, शायद उस स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, बट पता नहीं किसी ने इस बात को इतना भाव ही नहीं दिया। सेथ रॉलिंस को कोई ये भी नहीं बोल रहा था कि भाई उसकी वजह से इतना कुछ हो गया, जबकि रेसलमेनिया 40 में अगर सेथ रॉलिंस जैसा बंदा ना होता तो भाई ऐसी स्टोरी बनाना ही इम्पॉसिबल था। अब मुझे नहीं पता कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या सोचती है, क्या करती है, लेकिन एकदम से ऐसे कैसे पलट जाते हैं। तो आपको याद होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई का किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, ये प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे करके लेके आए थे कि भैया यहाँ पे अब जो भी जीतेगा उसको समर स्लैम में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसको साल में एक बार जैसे कोई चीज़ बनाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अब ये पता चलता है कि इस साल तो ये वाला शो होने ही नहीं वाला। और डब्ल्यूडब्ल्यूई जो सऊदी अरेबिया में जाके करने वाली है वो नाइट ऑफ चैंपियंस होने वाला है, जिसकी पॉसिबल डेट जून के महीने में 28 तारीख को है। अब यही बात है, देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंसिस्टेंट किसी प्रोग्राम के साथ नहीं है, तो फिर वो क्या ही है। शायद मैं कहीं ये भी सुन रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको एनुअल इवेंट नहीं माना है, ये इसको कुछ कुछ सालों में लेके आएंगे। बट ये सिर्फ अगर इसलिए कर रहे हो कि कुछ सालों में लाके हम इसको बहुत बड़ा सा फील करवा देंगे, कुछ रॉयल रंबल के जैसा कि जो भी बंदा जीतेगा उसको चैंपियनशिप के लिए मौका मिलेगा, तो भाई ऐसे तो देखो वो बात बनने नहीं वाली, क्योंकि वो फिर ऐसा नहीं फील आ पाता जब तुम किसी चीज़ को कंसिस्टेंट नहीं करोगे, तो लोग वैसे कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो देखो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ और ही सोच रही है, और जितना आई थिंक मैंने सुना है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का इस साल में एक ही प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है, फिर उसके बाद 2025 में सऊदी अरेबिया से 3-3 शो होंगे। तो फिर बस अब रेडी हो जाओ उसके लिए। रूसेफ के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ वो ऑफिशियली साइंड अब हो चुके हैं, और भाई कुछ ऐसी अंदर की बातें पता चली ना, आप भी सुन के ऐसा बोलेगा भाई क्या दिमाग चलता है लोगों का। तो एडन इंग्लिश जो कि उस टाइम पर रूसेफ के साथ थे, जब रूसेफ का बिल्कुल पीक चल रहा था, रूसेफ डे चल रहा था, लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, उनके लिए चीयर कर रहे थे। तो एडन इंग्लिश ने ये बताया कि कैसे विंस मैकमैन को ये बात हजम ही नहीं हुई कि रूसेफ की मर्चेंडाइज इतनी ज़्यादा बिग कैसे रही है। एडन इंग्लिश मतलब उन्होंने इंसिडेंट शेयर किया कि रूसेफ जाते हैं बोलने के लिए कि भाई मेरी मर्चेंडाइज ऐसे बिकी है, इतने अच्छे नंबर से। इवन एजे स्टाइल्स को जो कि इस टाइम पे बिल्कुल अपने मस्त प्राइम पे चल रहे थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, उनको भी उन्होंने पीछे कर दिया था। तो विंस मैकमैन का रिएक्शन ये था कि हाँ हमारे पास स्टॉक कम है ना तुम्हारी मर्चेंडाइज का, इसलिए ऑब्वियसली उसको तो सोल्ड आउट होना ही था। तो लिटरली ये जवाब था रूसेफ के लिए विंस मैकमैन का, जब रूसेफ ने ऐसे जाके बोला। और एडन इंग्लिश ने बात खुद ऐसे बिल्कुल अंदर से बताई। और साथ में ये भी कहते हैं कि विंस मैकमैन का देखने का एक तरीका है, जब उन्होंने देख लिया कि रूसेफ को मैं तो बुल्गेरियन ब्रूट ही दिखाऊंगा, ये एक बंदा हील है बहुत ही ऐसे खतरनाक वाला, जो कि अप्रिशिएट भाई मैं तो करूंगा विंस मैकमैन को पूरा, क्योंकि वो जो रूसेफ का कैरेक्टर था वो कुछ नेक्स्ट लेवल की ही चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन फिर मोमेंटम उसके बाद ऐसा कुछ बना नहीं। लेकिन फिर जब बाद में रूसेफ को सपोर्ट मिलने लगा, तो विंस मैकमैन की क्योंकि सोच एक ही तरीके की है, ऐसा कहना है इंग्लिश का, तो वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी भी उस चीज को ऐसे सीरियस लिया ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई मेरी तो यही सोच थी, मैं तो इसी तरीके से देखूंगा, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उस रूसेफ डे वाली चीज के ऊपर कैपिटलाइज भी नहीं कर पाई। चलो ये तो समझ में आता है कि चलो विंस की ऐसी थिंकिंग है, वो कुछ नया नहीं है, वो तो बहुत हमने अलग अलग जगह से हमको पता भी है। बट ये है कि भाई टी शर्ट तुम्हारी इसलिए ज़्यादा बिक रही है क्योंकि स्टॉक कम है। भाई ऐसा जवाब अगर मुझे मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद, भाई तो दिल टूट जाता। और ऑब्वियसली वो रूसेफ के साथ हुआ भी होगा, और इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में फिर गए भी थे। बट अब ये एरा बदल चुका है, ट्रिपल एच कंट्रोल में है। ये भी नहीं बोलेंगे कि ट्रिपल एच की सारी चीज़ें बिल्कुल ही सही होती हैं। तो फिर देखो अब आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई कैसे अप्रोच करती है रूसेफ को, क्योंकि जो लास्ट टाइम मौका मिस किया था, इस बार उसको भुनाने का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास मौका है। चलो हम तो बात करते ही थे कि 2009 का रैंडी ऑर्टन का वर्जन ऐसा है वैसा है। भैया अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको खुद बोलना शुरू कर दिया है। ये एक वीडियो है जिसके बारे में आपको पहले ही बताया था कि इसको जाके देखना, और आपको पता चलेगा कि क्यों रैंडी ऑर्टन एक गोट है। तो उसी वाली वीडियो को फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शेयर किया है, और यहाँ पे कैप्शन लिखा है, लुक्स लाइक केविन ओवेंस मे हैव जस्ट अनलीज्ड 2009 रैंडी ऑर्टन। ये 09 जो रैंडी ऑर्टन है इसकी बहुत ही ज़्यादा बात होती है भाई। वो जो गंजा वाला और थोड़ा सा लीन और श्रेडेड जो लुक था रैंडी ऑर्टन का, भाई मतलब वो तो डरावना लगता था भाई, ये बंदा कुछ भी कर सकता है, तो बिल्कुल पागल है, साइको है, ऐसा रैंडी ऑर्टन को देख के लगता था। और उसी चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यहाँ पे मेंशन कर रही है। अब इनका मैच भी है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का। भाई स्टिपुलेशन डाल दो इसमें यार, तुम हमको पता है तुम धमाके और बम तो फोड़ने वाले हो इस मैच में, लेकिन फिर भी अगर डाल दोगे स्टिपुलेशन तो मतलब थोड़ा और बेटर लग जाएगा। वो
रैंडी ऑर्टन को अपना सही में वो 2009 वाला वर्जन दिखाने में थोड़ी आसानी और हो जाएगी। पता नहीं यार ये पुरानी स्टोरी आप कैसे निकल के आती है। हीथ स्लेटर के बारे में आपको पता होगा, 3MB के वो सुपरस्टार रहे हैं, बाकी हमने उनको अलग से भी देखा था। आई हैव गॉट किड्स वाली जो उनकी पूरी स्टोरी लाइन थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा फनी करके उन्होंने दिखाई थी। तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी कि कैसे, क्योंकि वो एज की तरह बहुत ज़्यादा दिखते थे ना, इसकी वजह से जब वो NXT में आए तो उनको ये बोला गया भैया कपड़े वपड़े अपना वेशभूषा और अपना दिखने का तरीका ये सब जो चेंज कर लो, क्योंकि तुम एज की तरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। उनके लंबे बाल थे, फिर उसके बाद उनकी जो पैंट्स थी वो भी लॉन्ग एज की तरह थी, तो उनको ऐसा करने को बोला गया था। तो हीथ स्लेटर इस बात को बताते हैं कि कैसे ये भी चीज़ें चलती रहती हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं इतना सब कुछ अपने इस कैरेक्टर के साथ आया हूँ, अब मैं इसको पूरा ही चेंज कर दूँ, बट यही WWE के अंदर होता है भाई। पहले तो आपको पता ही है कि एक सिमिलर नाम के सुपरस्टार भी नहीं होते थे विंस मैकमैन में, जैसा भी हमारे पास है ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉन ब्रेकर, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो अब ये थोड़ा ईजी होना शुरू हो चुके हैं WWE के लोग सुपरस्टार्स को, पर थोड़ी सी फ्रीडम है। कल स्मैकडाउन होने वाली है, देखो बहुत ही ज़्यादा धांसू। रोमन रेंज भी होने वाले हैं और CM पंक भी होने वाले हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग में। चलो बहुत सारी चीज़ें WWE ने बुक करी हैं, और वैसे भी अब तो ये पहला WWE का ऐसे लाइव वाला शो होने वाला है जो कि होगा नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो ये भी एक चेंज होगा जो कि इंडिया के हिसाब से है। वैसे तो आई थिंक वो रॉ भी हुई थी, मैंने देखा था, तो मतलब लेकिन अब से ही आप कह सकते हो ऑफिशियल जो मूव है वो शुरू हो चुका है। एंड जाते जाते एक बहुत ही खतरनाक बात मैं आपको बताता हूँ। आप बोलोगे भाई अगर ये बात बोली गई है तो इसका मतलब कि रोमन रेंस यार तुम्हारे तो बस अब लगने वाले हैं। तो एक वीडियो इस समय ट्विटर पे बहुत ज़्यादा क्लिप ऐसे कट के वायरल हो रही है, जहाँ पे पॉल हेमन एंड CM पंक एक प्रोमो सेगमेंट के अंदर हैं, और यहाँ पे पॉल हेमन बोलते हैं CM पंक को कि आई एम गोइंग टू वॉक डाउन द आयल विद यू वन डे व्हेन यू चैलेंज फॉर द WWE टाइटल इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। सिंपल सी बात है, 2013 में ही पॉल हेमन ने वादा किया हुआ है CM पंक को कि भाई जब तू रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा WWE चैंपियनशिप के लिए, तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आने वाला हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँगा, तेरा साथ में दूंगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, यहाँ पे WWE चैंपियनशिप मैच की बात हो रही है, लेकिन अभी ये मैच WWE चैंपियनशिप के लिए तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी इसकी ऑपोजिट चीज और है कि बात सिर्फ इतनी थी कि CM पंक मेन इवेंट में पहुंचेगा, वो उनका ज्यादा बड़ा ड्रीम था और वो मेन इवेंट उनको मिल रहा है। तो क्या यही से पॉल हेमन ने आज से 12 साल पहले का जो स्पॉइलर दिया हुआ है उसको अब सच करने का टाइम आ गया? क्योंकि देखो जो बातें चल रही है रोमन रेंस के अराउंड उनकी स्टोरी के अराउंड, इतना तो क्लियर है कि यार जरा थोड़ी ना रोमन रेंस को दो नहीं, अब उससे काम नहीं चलेगा, 2 आंखों से थोड़े 4 आंखें रखनी पड़ेंगी, क्योंकि पीछे भी उनको देखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे कांड हो सकता है। बाकी व्लॉग पे यार तो आपका तो कुछ खतरनाक रिस्पॉन्स आया मुंबई वाला, जो हम लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक से मिले। तो अगर आपने अब नहीं चेकआउट किया तो आप उसे जाके देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इस टी-शर्ट का क्या सीन है आगे मैं आपको एक रील के थ्रू आई थिंक बताने वाला हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।